नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल PCS टाइम में एक नई वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 65वीं, 64वीं और 63वीं BPSC के सवालों को ऑप्शन के साथ साथ व्याख्या के साथ बता चुका हूं। किन परीक्षाओं में मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के 35 सवालों में से सबसे ज़्यादा लगभग 16 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से और 11 से 13 सवाल बिहार हिस्ट्री से होते हैं। वहीं बिहार दरोगा में भी हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो हमें हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करनी चाहिए। यदि कोई छात्र मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें और कहां से शुरू करें, ये जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देखें। आज की वीडियो में हम बिहार स्पेशल या बिहार GS के बारे में जानेंगे कि बिहार GS में कौन कौन सब्जेक्ट से सवाल होते हैं, उनकी तैयारी कहां से और कैसे करें। साथ ही 65वीं तथा 64वीं BPSC में बिहार GS के सवालों को ऑप्शन के साथ साथ पूर्णतः व्याख्या के साथ समझेंगे। आप इन सवालों को कॉपी में लिखकर व्याख्या के साथ एकत्रित करके याद करते चलें, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में सवाल होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को क्लिक करें, ताकि ऐसे ही BPSC और बिहार दरोगा की वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। BPSC एग्जाम में बिहार स्पेशल या बिहार GS से कुल 30 से 35 सवाल तक पूछे जाते हैं, जिनमें बिहार हिस्ट्री, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स और बिहार करेंट अफेयर से सवाल होते हैं। यानी बिहार GS या बिहार स्पेशल में इन 4 टॉपिकों से या 4 चैप्टरों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक आध 2 सवाल पोल साइंस से भी, बिहार पोल साइंस से उठा लिए जाते हैं, जिनमें बिहार हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल थे और उनसे 65वीं BPSC में 12 सवाल पूछे गए हैं। बिहार ज्योग्राफी से 5 सवाल पूछे गए हैं, बिहार इकोनॉमिक्स से 3 सवाल और बिहार करेंट अफेयर से 8 सवाल पूछे गए हैं। यानी 65वीं BPSC में सिर्फ बिहार स्पेशल या बिहार GS से लगभग 28 से 30 सवाल तक पूछे गए हैं। वहीं 64वीं BPSC में बिहार हिस्ट्री से 15 सवाल पूछे गए थे, बिहार ज्योग्राफी से 3 सवाल पूछे गए थे, बिहार इकोनॉमिक्स से 5 सवाल और बिहार करेंट अफेयर से 11 सवाल पूछे गए थे। यानी 34 सवाल इन चारों सब्जेक्ट से बिहार स्पेशल में पूछे गए थे। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों परीक्षाओं के अगर द्वारा हम आकलन करें तो देखते हैं कि 30 से 35 सवाल आप इनको ले कर चलें कि बिहार GS से होते हैं, जिनमें खासकर हमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स और बिहार करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे ढंग से देखनी होगी। बिहार GS की भूमिका BPSC के प्रीलिम्स के 150 सवालों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार GS की तैयारी के लिए बिहार एक समग्र अध्ययन महेश वर्णवाल की बुक आती है और बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद की बुक आती है। ये दोनों बुक बिहार स्पेशल के लिए सफिशिएंट है। आप इन दोनों बुक के द्वारा यकीन मानिए बिहार GS में एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं। अब ज़रा आप देख लें कि 65वीं और 64वीं BPSC में बिहार GS से कौन कौन सवाल और किस प्रकार के सवाल आते थे। तो आइए हम एक एक करके 65वीं और 64वीं BPSC के बिहार GS के सवालों को देखेंगे, जिनमें हम इन सारे टॉपिकों को यानी बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स और बिहार करेंट अफेयर्स को बंटवारा करते हुए यानी बांटते हुए आपको एक सीरीज वाइज में बता रहे हैं, ताकि आप बढ़िया ढंग से समझें कि सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए 65वीं BPSC के सवालों को पहले हम शुरू करते हैं। 65वीं BPSC के सबसे पहले हिस्ट्री के 12 सवालों को देखते हैं और आप देखिएगा इनमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के ही सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर बिहार हिस्ट्री में आप पढ़िएगा भी तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल होंगे। लगभग 12 में से मान के चलिए कि 10 से 11 सवाल यहीं से रहते हैं। तो आप मेन रूप से मान के चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको बिहार में देखना है। तो सबसे पहला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। कृषकों का यानी किसानों का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन है आपके पास स्वामी विद्यानंद, B नंबर में है राजकुमार शुक्ल और C नंबर में श्री कृष्ण सिंह और D नंबर में है JB सेन। तो इसके आंसर जो हैं वो हैं आपके स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी प्रभावित थे
तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1920 से 22 में किसानों के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और बाद में दरभंगा राज द्वारा किसानों को कई प्रकार की सहायता प्रदान करने पर स्वामी विद्यानंद का आंदोलन समाप्त होने लगा और कम पड़ने लगा। तो इसके आंसर क्या होंगे? स्वामी विद्यानंद। अगर सवाल में पूछ दिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो इसके आंसर होंगे स्वामी विद्यानंद। राजकुमार जो शुक्ल थे वह चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें गांधी जी को निमंत्रण दिए थे कि आकर के बिहार में नील के जो खेती थे उनके विरुद्ध में आंदोलन करिए। तो आपको आंसर यहाँ पर स्वामी विद्यानंद ही होंगे, राजकुमार शुक्ल नहीं होंगे। दूसरा नंबर सवाल है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास सच्चिदानंद सिन्हा, बी नंबर में है कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी नंबर में सर गणेश सिंह और डी नंबर में आचार्य नरेंद्र देव। तो इसके आंसर जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार भी थे। वे भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बिहार को बंगाल से पृथक यानी अलग राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। तो इसके आंसर क्या होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा नंबर सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम पुरंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा। तो इसके आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। वर्ष 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। वर्ष 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना NG रंगा ने की थी और उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। तो इसमें सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और एक बात और याद रखना है कि बिहार में जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था इसके अध्यक्ष भी यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसके आंसर क्या होंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा नंबर है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मिश्र और सतीश चंद्र सान्याल। और एक ऑप्शन इसमें और आप ले लें, इनमें से कोई नहीं। देखिए BPSC में 5 ऑप्शन होता है, लेकिन मैं जो है अपने सवालों में 4 ऑप्शन ही दे रहा हूँ ताकि आप सवाल को समझें कि किस तरह का आता है और उसे आंसर आप याद रखें। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो इस सवाल का बना था वो E नंबर बना था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बना था। तो यहाँ पर आप E नंबर भी अपनी तरफ से एक रख लें ऑप्शन, क्योंकि BPSC में 5 ऑप्शन ही पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन ही आपको दिया था कि श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह और बंकिम चंद्र मिश्र और सतीश चंद्र सान्याल। तो इसके आंसर इनमें से कोई नहीं। अब क्या इसके आंसर होंगे ये भी समझिए। तो वर्ष 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार गया में किया गया था, ये आपको पता होगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस के एक नए दल स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू द्वारा और चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। वर्ष 1923 में ही स्वराज दल की बिहार शाखा का गठन किया गया था और इसे श्री नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी प्रथम सचिव बनाए गए थे। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इनमें से ऑप्शन चल जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इनके अध्यक्ष जो बने थे वो श्री नारायण प्रसाद बने थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके संस्थापक जो थे मेन रूप से जो स्थापना इनका किए थे वो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास किए थे, ये ध्यान में रखना है आपको। इसकी स्थापना पहले ही हो चुके थे। अब अगला सवाल है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ और कुमार मिश्रा और सत्यनारायण। तो देखिए इसके आंसर है महादेव लाल सराफ हैं, है ना। भागलपुर के रहने वाले थे महादेव लाल सराफ। वो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे, क्योंकि वो एक बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था और ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला सवाल है 6ठा नंबर। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन,
यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो इसके आंसर है राहुल शाही कृत्यायन। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल शाही कृत्यायन जो है उन्होंने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल शाही कृत्यायन को एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया था और उन्हें 6 महीने की सज़ा हो गई थी। तो याद रखना है कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था और बाद में इन्हें झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजा गया था। अगला सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद और रामानंद चटर्जी। तो इसके आंसर जो है वो है मुरली मोहन प्रसाद। वर्ष 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसके संस्थापक मुरली मोहन प्रसाद थे। ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण मुरली मोहन प्रसाद कई बार जेल भी गए थे। अब वर्ष 1930 के बाद यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने वाला वर्ष होने लगा था। अब वर्ष 1986 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि इसके संपादक कौन थे, ये पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, मुरली मोहन प्रसाद इसका आंसर है। देखिए आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको दिख रहे हैं। तो बिहार में जब बिहार जीएस की तैयारी में आप बिहार हिस्ट्री के लिए तैयारी कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सवाल इसी से रहेगा। आप खुद देख सकते हैं, सवाल को मैं बता रहा हूँ तो आपको पता भी चल रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 9वां नंबर। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख और दादा भाई नेरोजी। तो इसका आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा। जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। और इस पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन हो और मुआवजे जो बिना मुआवजे के किया जाए, मतलब जो उन्मूलन जो है बिना मुआवजा, कोई मुआवजा नहीं हो और उनका उन्मूलन किया जाए, ये था उनका, है ना। अगला सवाल, तो इसका आंसर क्या थे? फूलन प्रसाद वर्मा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह और राजा शहजादा सिंह। तो देखिए आपको तो ये सवाल पता है, ये कई बार सवाल आ चुका है कि 1857 में बिहार में जो नेतृत्व हुआ था वो कुंवर सिंह ने किया था। ये आरा के जगदीशपुर के रहने वाले जमींदार थे। तो आरा से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित जगदीशपुर है और वहाँ 1857 के जो नायक थे बाबू कुंवर सिंह, उनका जन्म स्थल है यही जगदीशपुर। इसी क्षेत्र से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा था और लगभग 1 साल तक यह संघर्ष चलता रहा। बिहार में 1857 के संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय इस स्थान से जुड़ा हुआ है, अर्थात जगदीशपुर जो आरा बिहार में पड़ता है। इसके प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो ये सवाल हमेशा कुंवर सिंह से पूछते रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक सबसे पहले कि किसने किया, तो कुंवर सिंह ने। अब कहाँ के थे? आरा जगदीशपुर के, ये भी ध्यान में आपको रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 10 नंबर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ऑप्शन है 1601, 1632, 1774 और 1651। तो इसका आंसर है 1632। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के जो उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इनकी यहाँ से मुख्य रुचि चीनी, सूती, अफीम आदि के व्यापार में थी। और 1759 में बेदरा के युद्ध में डच और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें डच लोग पराजित हो गए अंग्रेज़ों से और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त होने लगा। तो ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा, बस यही ध्यान रखना है कि स्थापना कब किया गया था। मेन इसमें यही सवाल पूछा जाता है। और कहाँ किया गया था? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, पटना कभी कभी आ जाता है सवाल में। अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या फिर उसे दफन किया गया था? तो ऑप्शन देखिए क्या है? पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर और नालंदा। तो इसका आंसर क्या है? नालंदा। यूसुफ शाह एक कश्मीर का अंतिम मुगल शासक था। यह अली शाह चक का वंशज था। इसने कश्मीर में 1579 से 1586 ईस्वी तक शासन किया। और जो यूसुफ शाह चक जो थे, उन्होंने शासन धार्मिक तौर पर शिया तथा सुन्नी में बटे हुए थे। इसकी जो अकबर से 2 बार लड़ाई हुई थी इनकी, और अंतिम लड़ाई में अकबर ने इन्हें नालंदा निर्वासित कर दिया था
और यहीं इनको दफन बाद में कर दिया गया था, यहीं इनका देहांत हो गया था। तो इसके आंसर क्या थे? नालंदा, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस के बारे में पूछ रहा है कि ये क्यों 22 मार्च को मनाया जाता था। ये भी सवाल इसे परीक्षा में आ जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि 22 मार्च को। तो यही अब पूछ रहा है कि ये क्यों मनाया जाता था। तो आगे देखिए, सुनते हैं इसको क्या। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला नंबर में है कि इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। दूसरा नंबर है कि बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। और सी नंबर है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। और डी नंबर है 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर है कि बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से जब अलग हुआ था तो इसी कारण इसको बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसको समझिए पहले कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत से 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया था। तो यही इसका मेन रीज़न है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस दिन की याद में बिहार दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2010 में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। तो ये ध्यान रखना है कि जो बिहार दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 2010 से। और 12 मार्च को यह बिहार दिवस मनाया जाता है 1912 में अलग होने के कारण, ये ध्यान रखना है। तो 65वीं बीपीएससी में जो सवाल आए हैं लगभग 12 वो मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप इसको देख लीजिए गौर करके कि हिस्ट्री कहता है लेकिन सवाल मेन रूप से मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे। अब देखिए 65वीं बीपीएससी का ही हम ज्योग्राफी के सवाल को देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसके ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। तो इसका आंसर है रोहतास। धारवाड़ भूस्तरीय रचना एक प्रकार का चट्टान युक्त मिट्टी होता है। इसमें शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट इत्यादि खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है, परंतु इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम इत्यादि के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो है वो प्री कैरेबियन युग में हुआ था। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार में दक्षिण पूर्व में जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर एवं बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसके आंसर यहाँ पर क्या होंगे? रोहतास। यहाँ भूस्तरीय वाला रचना नहीं पाया जाता है, बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा में इनकी जो भूस्तरीय रचना है वो प्राप्त होती है। दूसरा नंबर सवाल है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 21, 17, 12 और 6। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे। बिहार गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। बिहार में गंगा जो है वो बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार जिले में राज्य को छोड़ देती है। इस पूरे क्रम में जो गंगा है वो लगभग 526 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसमें सबसे पहले बक्सर में प्रवेश करती है, फिर भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा कटिहार से होते हुए वो गंगा जो है वापस पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। तो अगला सवाल, इसके आंसर क्या होंगे आपको याद रखना है। 12 जैसा जिला है जो गंगा को स्पर्श करता है, मतलब गंगा के नज़दीक में बसा हुआ है ना, किनारे बसा हुआ है। तो अगला तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? देखिए, बिहार का जो वन्यजीव अभयारण्य है इससे सवाल परीक्षा में लगभग रहता है। एक सवाल तो हमेशा पूछ दे रहा है, तो आप इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। और महेश बर्नवाल में इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, लगभग 15-20 को है अभयारण्य वो दिया हुआ है, और उससे मतलब सब मिल जाता है लगभग। उससे बाहर परीक्षा में अभी तक तो नहीं गया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा मेरे ख्याल से। तो इसके आंसर क्या होंगे? भीमबंध। इसमें ऑप्शन थे आपके पास वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध और गौतम बुद्ध। तो इसके आंसर क्या होंगे? भीमबंध। देखिए, बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में भीमबंध नाम से एक क्षेत्र है। यह 682 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में मुंगेर जिले में की गई थी। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुगर, भेड़िया, बंदर, नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। तो यह वन्यजीव अभयारण्य बिहार के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए आया वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है ये पहला ऑप्शन में, ये आपके पश्चिम चंपारण में है। और राजगीर जो है वो नालंदा में पड़ता है, ये आपको ध्यान में होगा। अब भीमबंध के बारे में पूछा था तो ये आपका मुंगेर अभी कन्फर्म हो गया। और अगला है आपके पास गौतम बुद्ध, तो ये जो है वो गया में पड़ता है। तो ये चारों आप अभ्यारण्य के बारे में भी ध्यान रखिए। तो इसके आंसर यहाँ पर भीमबंध है, क्योंकि मुंगेर के बारे में पूछा गया था। अगला सवाल चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा। तो इसके आंसर है पश्चिम चंपारण। बिहार के जो पश्चिम चंपारण जिले में सबसे अधिक घने पतझड़ वन हैं, इनका विस्तार 231 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, अभी तुरंत आया था वाल्मीकि के बारे में। यह पश्चिम चंपारण के कुल वन क्षेत्र का लगभग 70% घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाला वो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में ही आपका पश्चिम बंगाल कहते हैं, पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, अभी तुरंत मैं ये बता चुका हूँ। देखिए अब अगला सवाल है 5वां नंबर कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए गंगा नदी के बारे में 2 सवाल पूछा गया, तो गंगा नदी के बारे आसपास के बारे में भी सवाल पूछते रहता है। तो देखिए बिहार से रिलेटेड जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सवाल पूछे तो वैसे ज्योग्राफी भी मिलता जुलता सवाल रहता है, तो आप इसको भी ध्यान से ज़रा सा पढ़िएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ऑप्शन थे आपके पास भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय। तो इसके आंसर है पटना है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। और चौसा जो आपका अभी तुरंत बताए थे कि ये लगभग बक्सर के पास, चौसा के निकट यह बिहार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और कटिहार छोड़कर होकर बाहर निकल जाती है। तो इसके आंसर आपको क्या है? पटना ही आपको पता होगा। अब देखिए अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से भी परीक्षा में सवाल होता है बिहार इकोनॉमिक्स से। तो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल देख लिया आप, बिहार ज्योग्राफी का देख लिए, अब बिहार इकोनॉमिक्स के सवाल देख लीजिए ज़रा। बिहार इकोनॉमिक्स से पहला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? देखिए जनगणना से इकोनॉमिक्स में हमेशा सवाल पूछा गया है, तो आप 2011 की जनगणना जरूर देख लीजिए। 66वीं बीपीएससी में भी जनगणना से 2-3 सवाल, 3 से ऊपर ही सवाल जरूर रहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए इसको, है ना, इसको बिल्कुल जरूर देखिए। तो सवाल क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? ऑप्शन है सिवान, गोपालगंज, सारण और किशनगंज। तो इसके आंसर हैं गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। गोपालगंज बिहार राज्य में सारण प्रमंडल के अंतर्गत एक जिला है और गोपालगंज भोजपुरी भाषा जिला है। यह ईख उत्पादन के लिए प्रमुख है, यानी ईख उत्पादन के लिए यह जाना जाता है। तो याद इसको रखना है गोपालगंज के बारे में कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात। अच्छा, लिंग अनुपात क्या होता है? तो पुरुषों की अपेक्षा में स्त्रियों की संख्या, ये लिंग अनुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों में स्त्रियों की कितनी संख्या है, ये दर्शाता है लिंग अनुपात को। दूसरा नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है? देखिए ऑप्शन है शिवहर, वैशाली, पटना और दरभंगा। तो इसके आंसर क्या है? शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है। शिवहर में जो घनी आबादी है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और पटना दूसरे नंबर पर आता है 1823 के साथ। दरभंगा जो है 1728 के साथ तीसरे नंबर पर है और वैशाली 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से जो है चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर बेगूसराय है 1549। तो यहाँ मैंने 5 लगातार जो जिले हैं उनके बारे में बता दिया। पहला शिवहर, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा, चौथा वैशाली और 5वां बेगूसराय। अगर यहाँ पूछ देता सवाल में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार में शेखपुरा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है भाई, तो कैमूर है। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर है और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला कैमूर है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार में कौन है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, दूसरा नंबर पर पटना है, याद रखना है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो पूर्णिया। तो यहाँ कितने सवाल हो गए? सर्वोच्च घनी आबादी वाला शिवहर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर, और हो गया यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास और सबसे कम जो है वो आपका साक्षर पूर्णिया है।
तो यहाँ पर इतने सवाल पूछते हैं, तो जनसंख्या को आप जरूर बहुत बढ़िया से पढ़ें। देखिए अगला तीसरा नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था। वहाँ पर लिंग अनुपात पूछा था, यहाँ पर बाल लिंग अनुपात पूछ दिया। तो ऑप्शन है आपके पास 935, 934, 933 और 932। तो इसके आंसर है 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार के सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। किशनगंज जहां 971 है, कटिहार 961 और गया 960 है। तो ये 3 जिले जो हैं उनमें बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, किशनगंज, कटिहार और गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में वयस्क लिंगानुपात 918 है, यानी 918 जो है जो व्यक्ति हैं वहाँ बाल लिंग अनुपात यानी उस पर लड़कियों की मतलब बालिकाओं की जो संख्या है उस पर तुलना किया जाता है, जो कि 2001 की जनगणना में 919 था। याद रखना है 2001 में 919 था और अभी 918 है, यानी वयस्क लिंगानुपात में जहाँ तक एक की कमी आ गई है। तो ये 3 सवाल जो है इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। तो आप गौर करके देखिए तीनों के तीनों जनगणना से ही पूछ दिए गए हैं। तो अभी आपने जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट को देख लिया। अब हम करेंट अफेयर्स को देखते हैं कि करेंट अफेयर्स के भी सवाल आते हैं। तो 65वीं बीपीएससी तक हम करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं। 64वीं में हम करेंट अफेयर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराना करेंट अफेयर्स देखने से हम सबको फ़ायदा नहीं है। करेंट अफेयर्स तो हमेशा बदलता रहता है, तो हमें 65वीं तक करेंट अफेयर्स को देख लेना चाहिए। वैसे तो 65वीं बीपीएससी में करेंट अफेयर्स से 35 सवाल पूछे गए थे, जिनमें बिहार करेंट अफेयर्स से 8 सवाल पूछे गए थे। तो आइए हम इन 8 सवालों को जानते हैं जो 65वीं बीपीएससी में पूछे गए थे, और ये सभी करेंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए आइए देखते हैं सवालों को। तो सबसे पहला सवाल बिहार करेंट अफेयर्स से था कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। यानी पटना के उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को शपथ दिलाए थे। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ए नंबर में माननीय मुकेश शाह, बी नंबर में है माननीय AP शाही, सी नंबर में माननीय रेखा मनहरलाल दोषित और डी नंबर में है माननीय दीपक मिश्र। तो इनमें से कौन ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? इनके जो आंसर हैं वो माननीय AP शाही हैं। देखिए फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति भी इन्हें बोलते हैं हम। AP शाही यानी अमरेश्वर प्रताप शाही ने उन्हें 29 जुलाई 2019 को राज्यपाल पद के लिए शपथ दिलाई थी। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय पटना हाई कोर्ट के माननीय AP शाही थे। अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं पटना के, वो उनका नाम है संजय करोल। अभी वर्तमान में ये 43वां मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पदभार 11 नवंबर 2019 से संभाले थे, यानी 10 नवंबर 2019 तक AP शाही ही पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। और ये संजय करोल जो हैं वो त्रिपुरा हाई कोर्ट से आए हैं और इनको शपथ राज्यपाल फागू चौहान दिलाए थे। तो याद ये भी रखना है कि राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल। जन्म इनका जो है 23 अगस्त 1961 को हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और इन्होंने वकालत शुरू जो है 1986 में की थी। और ये किनके स्थान पर आए थे? तो AP शाही। AP शाही का जो कार्यकाल था 17 नवंबर 2018 से लेकर 10 नवंबर 2019 तक था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो संजय करोल हैं, इनका जो है कार्यभार लगभग आप 10 नवंबर 2019 से अभी तक वर्तमान में है। तो ये ध्यान में रखना है। और इनको जो AP शाही को है, इनको मद्रास हाई कोर्ट स्थानांतरण कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि अभी वर्तमान में कौन है, तो संजय करोल। और अगर पूछ दिया जाएगा कि संजय करोल के पहले कौन थे पद पर, कौन से न्यायाधीश थे, तो AP शाही के बारे में चर्चा आ जाएगा। ये भी पूछ दिया जाता है कि AP शाही को कहाँ भेज दिया गया, कहाँ स्थानांतरण कर दिया गया, तो मद्रास हाई कोर्ट। और संजय करोल कहाँ से आए हैं, तो त्रिपुरा हाई कोर्ट से आए हैं। ये ध्यान रखना है। लेकिन इनका जन्म जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर।
तो इनके आंसर हैं बिहार। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष श्रेणी दर्जा स्कीम जो है वो राज्य के विकास से संबंधित होता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, जिनमें है असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो याद रखना है कि इस लिस्ट में बिहार का नाम नहीं है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इन सबको तो मिल चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है कि केंद्र सरकार उसमें विकास में राज्य को मदद करता है। लगभग कहा जाता है कि 75% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 25% योगदान राज्य सरकार का होता है। तो इसमें राज्य का ज़्यादा विकास होता है और केंद्र सरकार का इसमें धन खर्च होता है। चलिए आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन है ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार या बिहार इज द बेस्ट। तो इसके आंसर है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार के अंतर्गत एक एजेंसी है जो पर्यटन की ढांचागत तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन थी ब्लिसफुल बिहार। याद रखना है इस चीज़ को, ये पूछ दिया है परीक्षा में। चलिए आते हैं चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? ऑप्शन है पटना, कैमूर, मधुबनी और बांका। तो इसके आंसर है कैमूर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान कैमूर का विशेषज्ञों ने दौरा किया था। कैमूर चट्टानों पर हुई चित्रकारी के लिए जाना जाता है और वहाँ एक बड़ी खोज हुई थी। इन चित्रों का संबंध मेसोलिथिक काल से है। माना जाता है कि यह चित्रकारी 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय की है। इनमें से कई चित्र जानवरों के बने हैं, इसीलिए कैमूर चर्चा में रहा था उस समय। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है चंपारण, मोतिहारी, राजगीर और गया। तो इसके आंसर हैं मोतिहारी। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन 9-11 फरवरी से 9 से 11 फरवरी के मध्य गांधी मैदान मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार में किया गया। 9 फरवरी को इस मेले का उद्घाटन बिहार के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री राजा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से किया था। इसमें विभिन्न राज्यों से 15,000 से अधिक किसान और लगभग 200 कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। देखिए यहाँ पर लालजी टंडन का नाम आया, तो अभी वर्तमान में तो फागू चौहान राज्यपाल हैं, लेकिन इनके पहले लालजी टंडन थे, इसलिए सवाल 2019 में चर्चा में रहा था। तो इसका आंसर मोतिहारी है। देखिए छठा नंबर सवाल है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? ऑप्शन है 30.12, 30.13, 32.11 और 32.12। तो इसके आंसर हैं 32.11। वर्ष 2015 से 16 में हेल्थ इंडेक्स पर बिहार का स्कोर 38.48 था, जो अब घटकर 32.11 पर आ गया है। इस बात का ध्यान रखना है। नीति आयोग ने यह इंडेक्स विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किया था। हेल्थ इंडेक्स पर 74.01 स्कोर के साथ केरल प्रथम स्थान पर रहा और 32.11 के स्कोर के साथ बिहार का 20वां तथा 28.61 के स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश का 21वां स्थान था। तो ये ध्यान रखना है, हेल्थ इंडेक्स में थोड़ा भारत का स्थिति खराब था। चलिए आते हैं अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? ऑप्शन है 14.2%, 14.6%, 15.6% और 15.2%। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017-18 में बिहार की विकास दर देश में सबसे तेज 11.9% रही। वित्तीय वर्ष 16 से 17 की विकास दर 9.9% की तुलना में 2% अधिक है। या इस बात का ध्यान रखना है।
तो इसके आंसर उस समय के थे 2017-18 के हैं कि मतलब जो आया था उसमें तृतीय क्षेत्र में विकास दर के 14.6% थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8वां, वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है 4,87,628 करोड़, 3,61,504 करोड़, 1,50,036 करोड़ या 5,63,424 करोड़। तो इनका आंसर है 4,87,628 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP था 4,87,628 करोड़, जबकि 2011 से 12 के लिए स्थिर मूल्य पर यह 3,61,504 करोड़ था। फलतः 2017-18 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 42,242 था, स्थिर मूल्य पर 31,316 रही। वर्ष 2017-18 में यह सर्वाधिक 14.6 वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में रही। तो अभी आपने देखा कि 65वीं BPSC के 150 सवालों में 28 सवाल सिर्फ बिहार GS और बिहार करंट अफेयर से पूछे गए थे, जिनमें हमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स और बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप 64वीं BPSC के बिहार स्पेशल के सवालों पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, साथ ही बिहार स्पेशल के बारे में आपको काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर करके ऑल को क्लिक करें, ताकि आगे की वीडियो आपको जल्द ही उपस्थित हो सके। आशा करता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।